इमेजिन करिए, जो देश अपने टेम्पल इकोनॉमी के कारण सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, The first rays of light align exactly with the entrance mandap, written centuries before the temple was built. And the Garbhagriha's 24 pillars stand for the hours in a day. जो देश एक समय पर दुनिया की सबसे अमीर कंट्री हुआ करता था, जो पूरे वर्ल्ड का 30-35% जीडीपी अकेले कंट्रोल किया करता था, आज उसी देश में टेम्पल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को मानो भुला ही दिया गया है। और उल्टा आज ऐसे कई लोग हैं जो इस मंदिर इकोनॉमी को ना विरोध करते हैं कि क्या मंदिर बनना जरूरी था या उसके जगह पर हॉस्पिटल बनना जरूरी था। साउथ ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, जो एक समय पर हिंदुत्व का गढ़ हुआ करता था, जहां मंदिरों से साउथ ऑफ इंडिया को हेवी रेवेन्यू आया करता था, आज वहां ड्राविडिनिज्म और कम्युनिज्म, इन दोनों आइडियोलॉजी के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के कारण ना टेम्पल इकोनॉमी को जबरन खत्म कर दिया जा रहा है। Today, our own governments are running this down, just suffocating the temples. इनफैक्ट तमिलनाडु में तो अब स्टालिन ना मंदिरों के आगे पेरियार और कार्ल मार्क्स की मूर्तियों को लगा रहा है। सिस्टमेटिकली पूरे मंदिर के इकोसिस्टम को वीकन किया जा रहा है। पर वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने टेम्पल इकोनॉमी के पोटेंशियल को ना समझा और उसके ऊपर काम किया। इस मंदिर की बहुत पुरानी कहानी है। इसे बार बार तोड़ा गया, बट इन द ईयर 1777 और इसका फायदा ना यूपी को हो रहा है। यूपी पिछले कुछ सालों में भारत की सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है, जिसका मेजर सोर्स आज टेम्पल टूरिज्म और टेम्पल इकोनॉमी है। आज तमिलनाडु में स्टालिन कार्ल मार्क्स की मूर्ति बना रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप और प्रभु श्री राम की बना रहे हैं। अब बताइए, भारत के लोगों को कार्ल मार्क्स चाहिए या राम? और दोनों के बीच में जो आइडियोलॉजिकल वॉर है ना, अब वॉर ऑफ वर्ड्स बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ स्टालिन को नफरत की राजनीति करने वाला कह रहे हैं और स्टालिन योगी को जवाब दे रहे हैं। एक संकीर्ण राजनीति है। जब इन लोगों के वोट बैंक सकते हैं तो ये लोग इसी प्रकार की क्षेत्रीयता की और भाषाई आधार पर बांटने की रविसंधि करते हैं। जहां एक तरफ हिंदुत्व टेम्पल इकोनॉमी से भारत को अमीर बना रहा है, भारत की जीडीपी में ग्रोथ ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ ड्राविडियन आइडियोलॉजी के लोग इसी टेम्पल इकोनॉमी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो आइए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि योगी और स्टालिन के बीच में जो ये युद्ध है, इसे कौन जीत रहा है, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? देखिए, योगी वर्सेस स्टालिन का ये जो विवाद हो रहा है ना, या फिर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का जो गवर्नेंस मॉडल है इस समय पर, या फिर तमिलनाडु को उत्तर प्रदेश से इस समय क्या सीखना चाहिए, उसे समझने के लिए ना ये समझना जरूरी है कि प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से क्यों जाना जाता था। असल में प्राचीन समय में, यानी यूं कहें कि 1st सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक भारत दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था। इनफैक्ट इंडिया पूरे वर्ल्ड का 30 to 33% जीडीपी कंट्रोल किया करता था। और इस समय ना टेम्पल्स का, यानी मंदिरों का सबसे बड़ा रोल हुआ करता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि मंदिर सिर्फ भक्ति के स्थल नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये मल्टी फंक्शनल हब हुआ करते थे, जो धर्म से लेकर कल्चर तक और इकोनॉमी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सबका बैलेंस बनाकर चलते थे। ये ना एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम हुआ करता था और टेम्पल्स के इसी सिस्टम को टेम्पल इकोनॉमी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो टेम्पल इकोनॉमिक्स मतलब मंदिरों के आसपास चलने वाले रोजगार और कमाई से जुड़े हुए काम। असल में टेम्पल इकोनॉमी जो था ना, वो एक हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम था, जिसमें धर्म के साथ साथ गवर्नेंस और इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी होता था। टेम्पल के पास धन भी होता था और उस धन का स्मार्ट यूज भी किया जाता था पब्लिक वेलफेयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बृहदेवेश्वरा टेम्पल जो राजा राजा चोल ने 11वीं सेंचुरी में बनवाया था, उस समय पर यह टेम्पल कई गांवों को संभाला करता था। मंदिर के आसपास इन गांवों से बहुत पैसा और अन्न आता था, चाहे वो फार्मिंग से हो या फिर डोनेशन से। मंदिर इन्हीं पैसों को गांव में वापस फिर कई फैसिलिटीज जैसे कि एजुकेशन, मेडिकल, इनके रूप में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। राजा और अमीर लोग जो होते थे वो मंदिरों को टैक्स फ्री लैंड डोनेट करते थे और इन लैंड से आने वाली इनकम टेम्पल्स के डेली कामों में यूज होती थी। तमिलनाडु के एंशिएंट टेम्पल्स में लिखे गए 600 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि कैसे डोनेशंस का यूज सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता था। मंदिर जो होते थे ना, वो एक प्रकार का कम्युनिटी फंड भी होते थे। इनके पास जो धन होता था ना, उससे ये लोन्स भी देते थे किसानों को, छोटे बिजनेसमैन को या फिर क्राफ्ट्समैन को, विद और विदाउट सिक्योरिटी। ये पूरा सिस्टम एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता था। लोग, सरकारें और व्यापारी मंदिर को एक बैंक की तरह यूज करते थे, जहां जमीन, सोना, पशु आदि दान किए जाते थे। फिर मंदिर इस धन को ब्याज पर उधार देकर दोबारा समाज में लगाता था। मंदिर न सिर्फ मुसीबत के समय लोगों की मदद करते थे, बल्कि पुल, तालाब जैसे लोक निर्माण के कार्यों में पैसे भी लगाते थे और कभी कभी तो युद्ध को भी फंड करते थे। भारत के ट्रेड नेटवर्क और व्यापारिक संगठनों को सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट यही मंदिरों के बैंक देते थे। फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु में 1269 यानी कि 1269 सीई में मिली एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि मंदिर लोगों को कम ब्याज पर पैसा उधार दिया करता था। मंदिर उस समय पर ना क्राफ्ट्समैन, आर्टिशियंस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्कल्पचर्स या फिर गोल्डस्मिथ, इन सबके रोजगार का केंद्र थे और पूरी सर्विस इंडस्ट्री मंदिर चलाया करते थे। मंदिरों को जो डोनेशन और टैक्स मिलता था ना, उससे बड़े बड़े नगरों को बसाया जाता था और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता था। यही मंदिर ना हर प्रकार के समाज को एक साथ जोड़ते भी थे, चाहे कलाकार हो, व्यापारी हो, श्रद्धालु हो या फिर पुजारी हो। राज्य के बाद ना मंदिर ही सबसे बड़े रोजगार पैदा करते थे। और सबसे बड़ी बात, टेम्पल जो होते थे ना, वो एजुकेशन के हब थे, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मिड डे मील भी दी जाती थी और पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज मिलती थी। मंदिरों के अंदर वेदों के अलावा साइंस, मेडिसिन, लॉजिक्स और मैथ भी पढ़ाया जाता था। कुछ कुछ आज के मॉडर्न यूनिवर्सिटीज जैसा ही सिस्टम था, पर भारतीय परंपराओं के साथ। एंड एवरीथिंग वाज फुली फंडेड बाय टेम्पल इकोनॉमी। एजुकेशन के साथ ना हेल्थ केयर भी इंक्लूडेड था। टेम्पल के अंदर फ्री डिस्पेंसरी और कम्युनिटी किचन हुआ करती थी। लंगर, भंडारा या फिर फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुए थे। अब बात ना कॉमर्स की करते हैं। पिलग्रिमेज टूरिज्म यानी कि श्रद्धालुओं के टूरिज्म बढ़ने से शहर डेवलप हुए, मार्केट बेस बना और लोगों की इनकम बढ़ी। और इसी कारण से प्राचीन भारत में बड़े सारे मंदिरों को बड़े ट्रेड रूट्स के किनारे बनवाया जाता था, जिससे ज्यादा से ज्यादा यात्री और व्यापारी अट्रैक्ट हो सकें, जिससे उस इलाके की आर्थिक और सांस्कृतिक तरक्की तेजी से बढ़ती थी। इसीलिए ना भारत के कोस्टल एरियाज में बहुत से मंदिर देखते होंगे, चाहे वो गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या फिर द्वारका मंदिर हो या फिर दक्षिण भारत के अंदर कोणार्क मंदिर हो, पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो या फिर रामेश्वर मंदिर हो। लेकिन जैसे ही टेम्पल्स पावरफुल और वेल्दी बनने लगे थे ना, उन पर अटैक्स भी होने लगे थे। जैसे 1025 सी में महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया। उसने सिर्फ मूर्ति नहीं तोड़ी, बल्कि करीब 300 करोड़ के बराबर सोना, चांदी, रत्न लूट कर ले गया था। श्रीरंगम टेम्पल तमिलनाडु में 18 बार लूटा गया था। मलिक कफूर और बाद में मुगलों ने भी इस तरह के टेम्पल्स पर गलत दृष्टि डाली। उनका टारगेट था वेल्थ और लोकल सिस्टम को तोड़ना। अंग्रेजों के समय में भी टेम्पल्स को लूटना बंद नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने टेम्पल्स को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ला दिया था। मंदिरों की जमीनों पर टैक्स लगा दिया गया था और इसी कारण से जो स्कूल चला करते थे मंदिरों में, वो बंद होने लगे थे और टेम्पल का कम्युनिटी रोल वीक हो गया था। पर फिर भी इस सब के बावजूद भी देखिए, आज भी बहुत से टेम्पल्स टिके हुए हैं। आज भी ऐसे ना जाने कितने मंदिर हैं जो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हैं। राम मंदिर ने अकेले पिछले 5 सालों में इंडियन गवर्नमेंट को 400 करोड़ का टैक्स पे किया है। तिरुपति टेम्पल का नेटवर्थ 3 लाख करोड़ से ज्यादा है और यह पैसा ना आज भी पब्लिक सर्विस में लगता है, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, अन्न क्षेत्र, धर्मस्थल। और यह तब होता है जब सरकार कंट्रोल बनाकर रखती है मंदिरों के ऊपर। 2011 में जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सीक्रेट वॉल्स खुले थे, तो 1.5 यानी कि 1.5 लाख करोड़ के बराबर का हिडन ट्रेजर मिला था, क्योंकि एंशिएंट टाइम में यह मंदिर एज अ बैंकिंग सिस्टम काम करते थे, जो उस रीजन की इकोनॉमी को ड्राइव करता था। पर एट द सेम टाइम ना हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे मंदिर आज भारत की संख्या में बहुत कम बचे हैं। आधुनिक भारत टेम्पल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को मानो पूरी तरीके से भूल चुका है। पर पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि भारत ने टेम्पल इकोनॉमी पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसके ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर हो, महाकुंभ हो या फिर राम मंदिर हो, और इसमें योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो अंत में ना सवाल ये उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की जो हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी है, वो वापस से कैसे टेम्पल इकोनॉमी के थ्रू भारत को और उत्तर प्रदेश को अमीर बना रही है, और तमिलनाडु को उससे क्या सीखने की जरूरत है। आगे देखते हैं। तो भाई लोग, ऐसा है कि पिछले कुछ सालों से ना इंडिया में भी स्पिरिचुअल टूरिज्म का मैसिव राइज देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इंडिया की जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसका ग्रोथ मैसिव 60% का रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए बहुत काम किया है। इस साल भारत की सरकार ने अपने यूनियन बजट में स्पिरिचुअल टूरिज्म को ग्रो कराने के लिए एक अलग से स्पेसिफिक अमाउंट का बजट एलोकेट किया है। और कमाल की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, बल्कि कुछ स्टेट्स की जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस मैसिव ग्रोथ को अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर रही हैं। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग जो एग्जांपल है ना, वो यूपी का है। तो भाई साहब, ऐसा है कि भाजपा की सरकार यूपी में आने से पहले ना यूपी में हिंदू टेम्पल्स का जो ध्यान था वो अच्छी तरीके से नहीं रखा जाता था। यूपी के प्रीवियस रिजीम्स के अंदर यूपी में पौराणिक मंदिरों को और उनकी मूर्तियों को
सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। इन मंदिरों को खराब हालत में और अनहाइजेनिक कंडीशंस में छोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि इन पौराणिक मंदिरों की देख रेख को भी भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया था। लेकिन इस सब के बाद यूपी में कुछ अलग होता है। योगी आदित्यनाथ चुनकर आते हैं और योगी के आते ही ये जो सिचुएशंस थी ना, इनको सुधारने पर भारी फोकस किया जाता है। स्टेट और सेंटर की दोनों गवर्नमेंट्स ने मिलकर डेडिकेटेड प्रयास किए और जिसकी वजह से आज की डेट में यूपी रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए ना एक मेजर डेस्टिनेशन बना हुआ है। और डेटा के अनुसार ना यूपी ने पिछले साल अराउंड 46 करोड़ टूरिस्ट को वेलकम किया था। और यूपी ने ये मार्क ऐसे ही रातों रात अचीव नहीं कर लिया है, बल्कि ये रिजल्ट्स यूपी गवर्नमेंट के एक हाईली प्लान्ड मॉडल के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। तो बेसिकली जब योगी आदित्यनाथ पहली बार यूपी के सीएम बनकर आए तो उन्होंने आते ही यूपी में टूरिज्म डिपार्टमेंट को स्पिरिचुअल सर्किट को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, जिसके रिजल्ट में यूपी गवर्नमेंट ने यूपी में 12 मेजर टूरिज्म सर्किट्स को डेवलप करने का डिसीजन लिया था। और इस एक्शन प्लान के अंतर्गत ना यूपी गवर्नमेंट ने यूपी के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में की कंपोनेंट्स का सर्वे करना शुरू किया और उनके बीच में गैप एनालिसिस करना शुरू किया। और जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन में क्या नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स किए जाने चाहिए उसके की फिगर्स आउट किए और फिर इसके अराउंड एक इफेक्टिव टूरिज्म पॉलिसी डिजाइन की गई जिसमें 7S का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। वो 7S पता है क्या थे? मतलब सबसे पहली थी सूचना यानी अवेयरनेस, दूसरी थी स्वागत यानी वेलकम, तीसरी थी सुविधा यानी एमिनिटीज, फिर सुरक्षा यानी सेफ्टी, फिर स्वच्छता क्लीनलीनेस, फिर आती है संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद लास्ट आता है सहयोग यानी सपोर्ट। और इस स्कीम के थ्रू यूपी को इंडिया का टूरिस्ट हब बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने यूपी के टेंपल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत इंप्रूव किया, जिसमें राम मंदिर जैसे जो मेजर टेंपल्स हैं उनके डेवलपमेंट भी शामिल हैं। और फिर उधर से एसबीआई की एक रिपोर्ट आई। एसबीआई की जो रिपोर्ट थी ना, इसके हिसाब से राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बाद यूपी की जो इकोनॉमी है उसमें टूरिज्म अब एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला था। और यही नहीं, यूपी गवर्नमेंट सेंटर के साथ अलाइन करते हुए अब अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे जो स्पिरिचुअल हब्स हैं उनको भी इकोनॉमिकली कैपिटलाइज करने के प्लान कर रही है। और इससे होगा क्या? इससे ना यूपी और इंडिया को ना केवल इकोनॉमिक फायदा होगा बल्कि ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर्स की वजह से यूपी और इंडिया का ग्लोबल सॉफ्ट पावर वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। और ये बात ना हमने महाकुंभ में होते हुए देखी थी, कैसे फॉरेन टूरिस्ट भारी मात्रा में इंडिया आकर यहाँ की स्पिरिचुअल गैदरिंग में असिमुलेट हो रहे थे। और हमने वहां पर यह भी देखा था कि फॉरेन के केवल नीश स्पिरिचुअलिस्ट नहीं आ रहे हैं बल्कि फॉरेन के मेन स्ट्रीम पॉप आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज वो भी महाकुंभ के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। और इसीलिए महाकुंभ में ना 66 करोड़ लोग गए और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 2 लाख करोड़ का था। ये ना अटेंडेंस और रेवेन्यू के मामले में पिछले हर रिकॉर्ड को तोड़ रहा था। और ऐसी हाई अटेंडेंस और ऐसे हाई रेवेन्यूज की वजह से यूपी को बस फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि यूपी के लिए मैसिव इकोनॉमिक और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती रही। अकेले राम मंदिर के इनॉग्रेशन से यूपी में 25,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जिसमें शेफ से लेकर फ्रंट डेस्क मैनेजर तक, हाउस कीपिंग से लेकर टूर गाइड तक बहुत सारी मल्टीपल रेंज ऑफ जॉब्स इंक्लूड हैं। और ऐसा ही महाकुंभ के दौरान भी देखने को मिला। महाकुंभ में 20,000 सैनिटेशन वर्कर्स और 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी। और फिर टूरिज्म की वजह से रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देखने को मिला था, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुई। और फिर जब किसी जगह पर टूरिज्म आता है तो होटल चेन से लेकर रेस्टोरेंट्स तक बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट होकर आती भी हैं और उनसे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। ऐसे ही टूरिज्म की वजह से ना कई कई देश जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं और ऐसे ही टूरिज्म की वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम डेवलप होता है, जिसकी वजह से मैसिव इन्वेस्टमेंट भी रिसीव होता है और उससे लोकल रेजिडेंट जो होता है ना उसे वहाँ के रियल एस्टेट प्राइस के हाइक का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और जैसे गल्फ कंट्रीज अपनी पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस की वजह से एक मैसिव इकोनॉमिक गेन को एंजॉय करते हैं, वैसे ही इंडिया भी अपने रिलीजियस और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस को एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरह से पेश कर सकता है और उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, जस्ट लाइक यूपी। और यूपी का ये मॉडल ना इंडिया के हर स्टेट में रेप्लिकेट भी किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी और इंडिया के हर स्टेट में आपको एक डाइवर्स और यूनिक कल्चर एक्सपीरियंस करने का ना मौका मिलता है,
और इसे ना हर स्टेट गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली लेवरेज करना ही चाहिए। लेकिन अब अगले अध्याय में हम ये देखते हैं कि जो द्रविडियन और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजीज हैं ये कैसे तमिलनाडु जैसे स्टेट को होल्ड बैक करके रखे हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश को ना एक समय पर बीमारू राज्य कहा जाता था, पर आज उत्तर प्रदेश थ्राइव कर रहा है और इसमें ना धीरे धीरे इंप्लीमेंट की जा रही टेम्पल इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान है। पर सवाल ये उठना चाहिए कि तमिलनाडु, जहां पर भारत के सबसे प्राचीन, सबसे भव्य और सबसे इंपॉर्टेंट हिंदू मंदिर हैं, वहां टेम्पल इकोनॉमी उस लेवल पर क्यों नहीं पहुंच पाई। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ना इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो इस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, स्पेशली दक्षिण भारत में। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में जो है उत्तर भारत से कम टेम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दक्षिण भारत में तो उत्तर भारत से और भी अच्छे और भी पुराने टेम्पल्स हैं, क्योंकि इस्लामिक इन्वेजन्स कभी भी साउथ इंडिया में उस लेवल पर नहीं एक्सपेंड कर पाया था जैसे नॉर्थ में हुई थी। लेकिन आज की डेट में ना तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट्स अपने इस टेम्पल हेरिटेज से दूर जाते दिख रहे हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट लेवल पर। आज तमिलनाडु जो है वो कार्ल मार्क्स की मूर्ति बनाने जा रहा है और लोकल पॉलिटिशियंस सनातन धर्म को डेंगू बोल रहे हैं। Sanatan Dharma should be eradicated, allegedly said DMK's Udaynidhi Stalin. The son of Chief Minister M.K. Stalin stirred controversy by allegedly likening Sanatan Dharma to diseases like dengue and malaria. देखिए, ये जो विचार है ना, ये कोई एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं। ये 150 साल से ज़्यादा समय तक की गई लगातार ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। 1856 में रॉबर्ट कार्लवेल ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि दक्षिण भारत की भाषाएं जो है ना वो संस्कृत से नहीं जन्मी हैं, संस्कृत से नहीं निकली हैं। ये झूठ बाकी स्टेट्स में नहीं बिका, पर तमिलनाडु में बिक गया। और इसी झूठ से ना द्रविडियन राजनीति पैदा हुई, जिसके सबसे बड़े टारगेट थे ब्राह्मण्स। इसी राजनीति से ईवी रामास्वामी जैसे लोग पैदा हुए जो सनातन के सबसे बड़े दुश्मन थे, और यही ईवी रामास्वामी आज की द्रविडियन राजनीति का बाप है। आज के जो द्रविडियन लीडर्स हैं ना, उन्होंने इसी ईवी रामास्वामी की मूर्तियां मंदिरों के बाहर लगवा रखी हैं, जिन पर नीचे लिखा होता है दोज हु बिलीव इन गॉड आर इडियट्स। सोचिए, ये मूर्तियां किसी मस्जिद या चर्च के बाहर होती तो क्या होता। आज के कई द्रविडियन लीडर्स ऐसे हैं जिन्हें इस बात का घमंड है कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सैकड़ों साल पुराने मंदिर तोड़वाए हैं। ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो इस बात को घमंड से कहते हैं कि वो हिंदू नहीं, द्रविडियंस है। तो भाई साहब, ये लोग टेम्पल इकोनॉमी को कैसे समझेंगे, क्योंकि ये लोग तो टेम्पल्स को मैनेज तक नहीं कर पा रहे हैं। If they had demolished the temples, people would have built it back. But they have chosen to suffocate the temples, slowly make them into nothing. अभी भी जो फॉरेन के टूरिस्ट हैं ना, वो साउथ इंडिया के टेम्पल्स के आर्किटेक्चर को देखने के लिए बड़े नंबर्स में आते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि साउथ के मेजॉरिटी टेम्पल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं किया गया है। इन टेम्पल्स में भाई साहब उतने ही क्लीन टॉयलेट्स हैं जितने बॉलीवुड के सूडो लिबरल सेलिब्रिटीज की बातों में लॉजिक होता है। साउथ के बहुत सारे टेम्पल्स में हीट वेव्स और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ये बढ़ती जा रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं, यहाँ तक कि टेम्पल्स के प्रेमाइसेस में सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। और तो और गवर्नमेंट ने मंदिर के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छे से डेवलप नहीं किया है। मंदिर जाने के लिए प्रॉपर रोड्स भी अवेलेबल नहीं है। बारिश के समय मेजॉरिटी ऑफ रास्तों में कीचड़ और पानी की समस्या रहती है। फॉरेन का जो टूरिस्ट होता है वो 1000 साल पुराने आर्किटेक्चर से अट्रैक्ट होकर आ तो जाता है यहाँ पर यहाँ आकर बेकार इंफ्रा उसे डिसअपॉइंट करता है। एंड नॉट ओनली फॉरेन टूरिस्ट, भारत से भी लोग अवॉइड करने लगते हैं ऐसे प्लेसेस पर जाना। खुद लोकल लोगों को सरकार को टेम्पल्स के अराउंड अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए अर्जी देनी पड़ रही है। केरला के सबरीमला टेम्पल में तो फेस्टिवल सीजन में इतनी भीड़ हो जाती है कि डिवोटीज को 14 घंटे के लिए वेटिंग लाइन में लगना पड़ता है। फिर भी गवर्नमेंट इसे फिक्स करने के लिए कुछ नहीं कर रही है और इसी वजह से हालात ऐसे आ गए हैं कि लंबे आवर्स तक वेटिंग लाइन में लगने की वजह से लोगों की मौत भी हो रही है। और तमिलनाडु में तो भाई साहब अलग ही डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ एक तरफ मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से सरकार संभाल नहीं पा रही है, पर उसी सरकार को टेम्पल के प्रेमाइसेस में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की पड़ी है। और आज की डेट में हालात ये हो गए हैं कि तमिलनाडु में अराउंड 12,000 टेम्पल्स के पास डेली पूजा करने के लिए भी पैसा नहीं है। लगभग 34,000 मंदिरों को बस 10,000 रुपए सालाना मिलता है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंडर टोटल 44,121 टेम्पल्स हैं, जिसमें से 37,000 के पास एक आदमी भी अपॉइंट करने तक का पैसा नहीं है। और अभी हाल ही में ना एक नेशन वाइड कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीफ पाया गया था, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ हिंदूज के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। ये मंदिर तमिलनाडु में नहीं है, पर इसके बारे में बात इसलिए की ताकि टेम्पल टूरिज्म को किस तरीके से निग्लेक्ट किया जाता है, किस तरीके से अवॉइड किया जाता है, वो समझ आ सके। अब इन बातों से साफ है कि तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल, रामास्वामी टेम्पल, कुमारियम्मन टेम्पल या फिर नागनाथा स्वामी जैसे एंशिएंट टेम्पल्स होने के बाद भी यहाँ की गवर्नमेंट इसे प्रॉपरली मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा इनकैपेबल है, जिसके रूट में उनकी
एंटी हिंदू पॉलिटिक्स। लेकिन अगर तमिलनाडु की गवर्नमेंट अपने इस हेट्रेड को साइड में रखकर तमिलनाडु की भलाई के बारे में सोचे तो वो तमिलनाडु के टेम्पल्स को अच्छे से मैनेज करके तमिलनाडु में एक अमेजिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है, जिससे तमिलनाडु में और भी अधिक रोजगार और भी अधिक जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो सकता है। और अगर इकोनॉमिक गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एस्टिमेट करें तो क्योंकि तमिलनाडु भारत के प्राचीन मंदिरों का गढ़ है, यहाँ की टेम्पल टूरिज्म इंडस्ट्री पूरे भारत की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। ये बात ना पूरी तरीके से संभव है कि टेम्पल टूरिज्म को सही तरीके से डेवलप करके तमिलनाडु ना सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि नेशनल लेवल पर भी एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। इंडिया की टेम्पल इकोनॉमी 6 लाख करोड़ की है और तमिलनाडु में अप्रोक्सीमेटली 79,000 टेम्पल्स हैं और पूरे भारत में अराउंड 6.49 लाख टेम्पल्स हैं। तो बेसिकली इंडिया के अराउंड 15% टेम्पल्स तो अकेले तमिलनाडु में हैं। तो तमिलनाडु इन 6 लाख करोड़ में से आसानी से 15% ऑफ इनकम अर्न कर सकता है, जो कि लगभग 1 लाख करोड़ हो जाता है। और ये एस्टिमेट मैं कम करके बोल रहा हूँ क्योंकि तमिलनाडु में बहुत प्राचीन मंदिर हैं, बहुत पौराणिक मंदिर हैं जिनका सिग्निफिकेंस, जिनके सेंटिमेंट्स लोगों से अलग रूप से जुड़े हुए हैं। ये एक्चुअली में कई लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी बन सकती है, पर द्रविडियन राजनीति जो है ना वो इस पूरी इकोनॉमी को खा चुकी है, इस पूरी इकोनॉमी को छू भी नहीं रही है। ऐसे में दक्षिण की राजनीति का भविष्य क्या है, द्रविडियन या हिंदुत्व की राजनीति, वो आगे देखते हैं। देखो भाई साहब, एक बात तो साफ है कि अगर कोई आइडियोलॉजी भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बना सकती है तो वो केवल हिंदुत्व और विज्ञान की आइडियोलॉजी। एंड वी नीड टू इन्वेस्ट एंड रिसर्च इन साइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर 150 करोड़ की जनता जिसमें बहुसंख्यक मंदिर जाता है और हजारों सालों से आध्यात्मिक रहा है, वहां टेम्पल इकोनॉमी को इग्नोर करना भाई साहब मूर्खता है और कुछ नहीं। देखो ऐसा है कि तमिलनाडु ने इस इकोनॉमी को इग्नोर किया है और इस बात को बीजेपी के तमिलनाडु चीफ रहे अन्नामलई, उन्होंने भी कुछ समय पहले कहा था। क्योंकि तमिलनाडु भारत के सबसे प्राचीन, सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत मंदिरों का गढ़ रहा है और आज जो द्रविडियन पॉलिटिक्स तमिलनाडु पर रूल करती है वो सनातन को समाप्त करने के सपने देखती है। वो तमिलनाडु की इस पूरी इकोनॉमी को इग्नोर कर देती है जिसमें लाखों करोड़ों में जाने का दम है। इसके विपरीत हिंदुत्व एक ऐसा थॉट है जो टेम्पल इकोनॉमी को रिवाइव करने का विजन रखता है और ये ना सिर्फ कल्चर को रिस्पेक्ट करता है बल्कि उस कल्चर को इकोनॉमी के साथ जोड़कर एक पावरफुल मॉडल बना देता है। और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट और द्रविडियन आइडियोलॉजीज इस सेक्टर को केटर करने में फेल हो गई हैं क्योंकि इनकी प्रॉब्लम है हिंदूज और टेम्पल्स के प्रति उनका हेट ड्रिवन अप्रोच। केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स जहां हिंदू टेम्पल्स हिस्टोरिकली पावरफुल थे, वहां उनकी ऑटोक्रेटी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल इकोनॉमिक इकोसिस्टम जो कि एम्प्लॉयमेंट और लोकल ग्रोथ जनरेट कर सकता था, वो पूरा का पूरा इग्नोर हो गया। लेकिन अब समय आ गया है कि स्टालिन जैसे जो नेता है ना, वो योगी आदित्यनाथ से कुछ सीखें। अयोध्या ने ये प्रूव कर दिया है कि टेम्पल्स अब सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं है बल्कि टूरिज्म, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, इन सभी का केंद्र हैं और टेम्पल इकोनॉमी के कई फायदे हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है, ये लोकल आर्टिजन्स को पैदा करता है, ये बिजनेसेस को बूस्ट करता है, ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, ये अल्टीमेटली स्टेट और कंट्री दोनों को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना देता है। तो अगर साउथ ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, ये अपनी आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी को छोड़ दें और ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो टेम्पल्स इनके लिए गोल्ड माइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, एमएसएमई ग्रोथ, सब टेम्पल इकोसिस्टम से जुड़ते हैं। अगर साउथ ऑफ इंडिया अपनी आइडियोलॉजिकल बायसेस को छोड़ दे और रूट्स के साथ रिफॉर्म करे तो ये रीजन पूरे देश के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपी योगी आदित्यनाथ के टेन्योर में तेजी से बढ़ रहा है, वैसे ही ये स्टेट्स भी उसी तेजी से या उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे। बाकी इस टॉपिक पे आपकी राय क्या है वो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करिए। साथ साथ हमें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई साहब यूपीआई, ज्वाइन बटन और पेट्रियन सब कुछ अवेलेबल है। सबके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे, तो सपोर्ट भी करिए। और आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।